नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न विद परफेक्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप सिंह। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस का, जीन पियाजे। इस टॉपिक को लेकर बड़ी समस्याएं रहती हैं, बड़ा टेंशन में आप लोग रहते हैं जीन पियाजे की थियरी को लेकर। तो आज से टेंशन भूल जाइए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, पानी पीकर, चाय पीकर बिल्कुल आप बढ़िया से तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़ी क्लास चलने वाली है और जीन पियाजे को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिरकार जीन पियाजे ने क्या कहा था, कैसे कहा था। तो चलिए, गर्मी को ध्यान में न रखते हुए हम लोग सीधा क्लास को ध्यान में रखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों के नाम अगर की बात करें तो नाम इनके सिद्धांत का क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, मानसिक विकास के सिद्धांत की बात कर सकते हैं। इस सिद्धांत का और नाम क्या होगा? मानसिक विकास का सिद्धांत। या आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत। सारी बातें एक ही हैं, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जीन पियाजे के हैं। वैसे पहले ही वाला ही पूछा जाता है और बाकी कभी नहीं पूछे गए, वो जानकारी के लिए हमने आपको बता दिए कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मानसिक विकास सिद्धांत या बौद्धिक विकास सिद्धांत के नाम से क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर जीन पियाजे ही होगा। जीन पियाजे को पढ़ने से पहले कुछ चीजें इनके बारे में आपको बता दूं कि अभी तक जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे थे, अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कही जाए तो पियाजे ही होगा, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन आता जरूर है और एक नहीं आते, कई आते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत से सवाल बनेगा जरूर और कई क्वेश्चन इससे आते हैं। तो थोड़ा डिटेल में बढ़िया से चर्चा की जाए। अगर हम लोग ऑनलाइन होते तो आपके क्रॉस क्वेश्चन और आपके डाउट भी लेते, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक बताया है कि आप कोचिंग के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मैसेज हमें मिल जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा या आपके क्वेश्चन को मैं लिख कर आपका आंसर दे दूंगा। तो चलिए पियाजे शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कई क्लासेज में। ये कहाँ के निवासी थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बड़ा सुंदर देश है स्विट्जरलैंड, ये वहां के निवासी थे। वैसे जीन पियाजे ने नैतिकता के संबंध में भी काफी कुछ बातें कही हैं, वो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और जीन पियाजे के बारे में कहा जाता है इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इन्हें। ये जो शब्द है ना, विकासात्मक मनोविज्ञान, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब है कि पियाजे से पहले लोगों ने या तमाम थिंकर्स ने अधिगम पर बहुत ज्यादा बल दिया। अधिगम के बारे में चर्चा की कि बच्चे अधिगम करते हैं और लगभग पूरा मनोविज्ञान का जो स्टडी ऑफ सेंटर था वो लर्निंग ही था। पहली बार कोई आया जिसने विकास की तरफ बात कही है, कि बच्चों के विकास के बारे में बात कही है, तो जीन पियाजे ही थे। जीन पियाजे एक कह सकते हैं बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। अभी तक जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनमें इनका नाम काफ़ी जो है उच्च दर्जे के मनोवैज्ञानिकों के रूप में लिया जाता है। पियाजे से पहले मनोविज्ञान में सोच कुछ दूसरी थी और पियाजे के आने के बाद पूरी की पूरी साइकोलॉजी में जो एक क्रांति आई वो जीन पियाजे के सिद्धांतों से आई। जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान को शुरू किया, बुद्धि के बारे में बताया, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सिर्फ इनके जो मानसिक विकास के संबंध में सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि पियाजे ने मानसिक विकास के बारे में कौन कौन से पक्ष रखे, क्या क्या इन्होंने बताया, मानसिक विकास किस प्रकार होता है, मानसिक विकास के बारे में या बौद्धिक विकास के बारे में। तो पियाजे पढ़ने से पहले पियाजे ने सबसे पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी इनका रिसर्च मुख्यतः 3 प्रश्नों पर केंद्रित था। 3 प्रश्नों के जवाब में ही इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रखा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बुद्धि का विकास आयु के साथ साथ होता है। आयु के साथ साथ होता है। भाई पियाजे से पहले जितने लोग आए
किसी ने इस प्रकार की चर्चा नहीं की। सबने बताया कि बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि जितनी होती है उतनी ही रहती है, इस तरीके की तमाम बातें कही। तो इन्होंने कहा जो बुद्धि का विकास है किसके साथ होता है, आयु के साथ साथ होता है, एज के साथ साथ होता है। कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर 2 साल का है और वही बच्चा जब 5 साल का हो गया तो उसमें बुद्धि का विकास होता है। तो यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे बुद्धि का विकास होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बुद्धि का विकास आयु के समानुपातिक होता है। जो जितना बड़ा होगा वो उतना बुद्धिमान होगा, ऐसा मानना था जीन पियाजे का। यानी जो जितना एज वाला होगा वो उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा। अब दूसरी बात इन्होंने जो कही, आयु के साथ बुद्धि मात्रा में नहीं प्रकार में बदलती है। कई बार यहां से सवाल पूछा गया है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई एक बच्चा 2 साल का था, जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ कि जब 2 साल का था तो 1 किलो बुद्धि थी, अब वो जब 5 साल का हो गया तो 5 किलो हो गई। नहीं, ये गलत बात है। मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन किसमें हुआ, प्रकार में। यानी जब 2 साल का था तो बुद्धि दूसरे प्रकार की थी, अब 5 साल का हो गया तो बुद्धि अलग प्रकार की हो गई। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बुद्धि मात्रा में नहीं बल्कि प्रकार में बदलती है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि का विकास आयु के साथ साथ होता है, लेकिन मात्रा में नहीं, किसमें होता है, प्रकार में। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर एक बच्चा 2 साल का है और कोई 15 साल का है, तो ऐसा नहीं कि 15 साल वाले के पास बुद्धि ज्यादा होगी, बुद्धि अलग तरीके की होगी, ज्यादा नहीं होगी बल्कि अलग तरीके की होगी। तो बुद्धि का प्रकार बदलता है, बुद्धि की मात्रा नहीं बदलती। और तीसरी बात है, बुद्धि का कार्य अनुकूलन करना होता है। अब बात हम करें, आखिरकार ये 2 बातें हमने पहले बुद्धि की करी हैं कि बुद्धि का विकास आयु के साथ साथ होता है, बुद्धि के साथ मात्रा नहीं प्रकार बदलता है। लेकिन बुद्धि है क्या, बुद्धि कौन सी चीज को कहते हैं, बुद्धि का काम क्या होता है? तो यहां इन्होंने बता दिया कि बुद्धि का काम होता है अनुकूलन करना। अब आपके लिए थोड़ा सा शब्द नया होगा, या कहें अनुकूलन शब्द अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है। कभी इसको कहते हैं वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाना, कभी कहीं पर। लेकिन अगर हम पियाजे के शब्दों में कहें तो अनुकूलन का मतलब होता है भौतिक वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को भौतिक वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करना, ये काम होता है बुद्धि का। अब ये भी आपको कठिन लग रहा होगा ये क्या लिखा, भौतिक वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करना। तो सपोज दैट कि मैं यहां पर ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि यहां बैठकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं। और आपका जो माइंड है या आपकी जो बुद्धि है वो इन्हीं सूचनाओं को क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है अलग अलग तरीके से। यही काम किसका है, बुद्धि का है। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा बुद्धि होगी, जितनी बेहतर बुद्धि होगी, वो उतना बेहतर तरीके से हमारी बात को समझ रहा होगा। तो हमारे आसपास की दुनिया में जो भी वातावरण है, और कैसा वातावरण, भौतिक वातावरण। देखिए यहां सामाजिक वातावरण की बात इन्होंने नहीं कही है, सामाजिक वातावरण की बात वाइगोट्स्की ने कही थी। जब वाइगोट्स्की और पियाजे का कंपैरिजन आपको हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वाइगोट्स्की और पियाजे का तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे। यहां हम वाइगोट्स्की और पियाजे का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको सिर्फ इतनी बात बताई जा रही है कि पियाजे ने भौतिक वातावरण की बात कही, और भौतिक वातावरण का मतलब होता है मनुष्य द्वारा जनित वातावरण। यहां सामाजिक वातावरण की बात नहीं हो रही है, जैसे कि भाषा, जैसे कि रिश्ते, जैसे कि ये सारी चीजें। यहां पर भौतिक वातावरण की बात हो रही है कि बच्चा जब पैदा हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा, अब ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई बच्चा पैदा हुआ,
अब पैदा होने के बाद में वो अपनी जब मम्मी को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो पियाजे कहते हैं वो मुस्कुराहट इसलिए नहीं आती कि वो समझता ही हमारी मां है, अगर ये कहें तो वो सामाजिक वातावरण हो गया। मुस्कुराहट इसलिए आती है क्योंकि उससे उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। उससे क्या होती हैं? उसकी जरूरतें पूरी होती है। जब भूख लगती है तो मम्मी उसे दूध पिला देती हैं, उसे पानी पिला देती हैं, ठंड लगती है तो उसे कंबल उड़ा देती, गर्मी लगती है तो फैन चला देती हैं। तो जरूरतें पूरी होती हैं। तो जरूरतों को पूरी होने के कारण उसने एक थॉट क्रिएट किया है कि इनसे हमारी जरूरत पूरी होती है। आगे जब हम इसकी स्टेज पढ़ेंगे तो बताएंगे। यानी वहां पर मां जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां सिर्फ भौतिक वातावरण की बात होती है। इसलिए बुद्धि का काम क्या होता है? अनुकूलन करना। और अनुकूलन का मतलब क्या होता है? भौतिक वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करना। तो इन तीन बातों पर ही पियाजे का पूरा सिद्धांत है, पूरा का पूरा रिसर्च है। हम आगे इनको डिटेल में समझेंगे। यानी बुद्धि आयु के साथ साथ विकसित होती है। आयु के साथ साथ बुद्धि का कभी भी मात्रा नहीं बदलती, बुद्धि का प्रकार बदलता है। और थर्ड, बुद्धि का काम अनुकूलन करना होता है। क्यों अनुकूलन करना होता है? क्यों भौतिक वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करना होता है? यह भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि आप कहें ऐसा क्यों होता है। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह सवाल भी पूछा गया, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। और भैया वैज्ञानिक का काम क्या होता है? तो आप खुद बता देंगे। वैज्ञानिक का काम होता है आसपास से खोजबीन करना। तो जब हमारा काम ही खोजबीन करना है तो भौतिक वातावरण से वो सूचनाओं की खोजबीन करते हैं। इसलिए बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते ही हम पियाजे का पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर इन तीन बातों को कहीं पर मिस कर दिया तो पियाजे समझ में नहीं आने वाले। ठीक, तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने बुद्धि के संबंध में जो सिद्धांत दिए उसमें तीन बातें प्रमुख थी। बुद्धि का विकास आयु के साथ साथ होता है। आयु बढ़ने से बुद्धि की मात्रा नहीं, बुद्धि का प्रकार बदलता है। और बुद्धि का काम वातावरण से सूचनाओं का अनुकूलन करना होता है। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए पियाजे का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। जब हम जीन पियाजे पढ़ते हैं तो जीन पियाजे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी शब्दावली बड़ी खतरनाक होती है। कुछ ऐसे शब्द पियाजे ने यूज किए हैं जिन शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर उन शब्दों को हम नहीं समझे तो जीन पियाजे के सिद्धांत को हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको ये शब्द थोड़ा कठिन लगे, उनको समस्या हो, लेकिन परेशान मत होइए। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको पियाजे द्वारा बताए गए सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला और फेमस शब्द पियाजे के सिद्धांत में बार बार सुनने को मिलता है वो है संज्ञान, कॉग्निशन। अब ये संज्ञान क्या होता है? तो संज्ञान और कुछ नहीं है। हम जब बोलचाल की भाषा में देखें तो ये शब्द काफी सुनते हैं कि जज के सामने वकील खड़ा होता और कहता है ऐसा मेरे संज्ञान में है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और मनोविज्ञान में संज्ञान शब्द खूब प्रयोग में लाया जाता है। तो संज्ञान क्या होता है इसको लिखते हैं आपके सामने, तो अब समझ में आपकी आ जाएगा संज्ञान क्या कहला होता है। भौतिक वातावरण से प्राप्त जानकारी संज्ञान है। यानी संज्ञान का मतलब जानकारी होता है, इंफॉर्मेशन होता है। जो इंफॉर्मेशन हम अपने आसपास की दुनिया से ग्रहण करते हैं उसी को हम संज्ञान कहते हैं, उसी को हम कॉग्निशन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पियाजे ने एक नया शब्द यूज किया है, संज्ञान। आप इसको बुद्धि भी कह सकते हो, आप इसको ज्ञान भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पियाजे के शब्दों में ये कॉग्निशन होता है भौतिक वातावरण से प्राप्त जानकारी। यानी बच्चा है और बच्चे ने देखा कि जब उसको मान लीजिए किसी बच्चे को पैदा होने के बाद भूख लगी, किसी बच्चे को पैदा होने के बाद भूख लगी। अब भूख लगी तो शरीर रिफ्लेक्ट हुआ, वो हिलने डुलने लगा, वो रोने लगा। तो मम्मी को पता चल गया कि हमारा बच्चा भूखा है। मम्मी ने जाकर तुरंत से दूध पिला दिया। अब मम्मी ने दूध पिला दिया तो बच्चे के माइंड में कई बार ये चीज हुई। तो बच्चे ने चिंतन किया, क्योंकि शुरुआत में हमने जब पियाजे वाइगोट्स्की पढ़ाया था तो बताया था बच्चा सबसे पहले क्या करता है? चिंतन करता है। बच्चे ने चिंतन किया
कि जब भी हमें भूख लगे तो हमें रोना चाहिए, जब भी भूख लगे तो रोना चाहिए। उसे नहीं पता कि भूख लगे तो हम मम्मी हमारे पास अपने आप आ जाएंगी या हम इशारा कर दें, उसे इतना पता चला कि जब भी हमें रोते हैं तो मम्मी हमारी दूध पिला देती है, तो हमें रोना चाहिए। तो बच्चे को जब भी भूख लगती है तो क्या करता है, वो रोने लगता है और मम्मी आकर दूध पिला देती हैं। तो रोना एक भाषा होती है। तो चिंतन से क्या आई, यहां पर जो बात पहली क्लास में हुई थी कि चिंतन से क्या चीज आई, भाषा आई। तो यानी बच्चा चिंतन करता है और उससे उसकी भाषा निर्मित होती है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया कि उसे एक जानकारी मिल गई बाहरी दुनिया से कि भाई रोने से फीडिंग होती है, रोने से हमें खाना मिलेगा। तो संज्ञान का मतलब समझ गए होंगे। संज्ञान क्या होता है, एक प्रकार की जानकारी होती है। जो भी जानकारी जितनी जिसके पास है उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ज्यादा है। ठीक, दूसरा शब्द है स्कीम्स। भाई स्कीम शब्द भी क्या है, पहले इसको लिख देते हैं फिर उसके बाद में बताएंगे क्या होता है। स्कीम क्या है, प्राप्त जानकारी जो एक इकाई होती है। प्राप्त जानकारी की एक इकाई, या हम कहें कोई पार्ट ऑफ नॉलेज, टुकड़े में ना, ज्ञान का एक भाग। ठीक, आगे समझ में आ जाएगा अगर आपको यहां नहीं समझ में। स्कीम, देखिए स्कीम शब्द हम लोग कहाँ यूज करते थे, तो आप कहेंगे जब हमारे स्कूल में परीक्षाएं होती थी, जब हम लोग पढ़ते थे और स्कूल में परीक्षा होती थी, परीक्षा के समय टीचर आते थे तो स्कीम लिखाते थे। तो स्कीम लिखाते समय क्या होता था कि ये बताया जाता था कि परीक्षा का सिस्टम क्या है। तो किसी भी काम करने का जो एक क्रमबद्ध तरीका होता है वो क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है। तो अब बच्चा क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके बाद बहुत सारी स्कीम बनने लगती हैं। भाई पहले छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता था खाना कैसे खाया जाता है, लेकिन जब उसने पापा को खाते देखा, मम्मी को खाते देखा, तो वहां से एक जानकारी उसने ग्रहण की कि दाल चावल को मिक्स करके खाना चाहिए, रोटी सब्जी को खाना चाहिए, सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी, क्या लिखा है यहाँ पर, जानकारी की इकाई, ऐसे छोटे छोटे पार्ट ऑफ नॉलेज क्या कहलाते हैं, स्कीम कहलाते हैं। तो स्कीम क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका होता है जो बच्चे को पहले नहीं पता होता और धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से उसका माइंड स्वयं ग्रहण करता है। आसपास की दुनिया से उसका जो माइंड होता है, जो बुद्धि होती है, वो स्वयं इस चीज को निर्मित करता है कि ये काम ऐसे किया जाता है, ये काम ऐसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर अनुकरण की बात नहीं हो रही। अगर हम ये कहें कि बच्चे ने पापा को देखकर खाना खाना सीख लिया तो ये व्यवहारवाद हो जाएगा। ये संज्ञानवादी हैं, ये कहते हैं कि बच्चा वैज्ञानिक है, उसने स्वयं खोजा है। तो एक खोज, एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि खाना कैसे खाया जाता है, क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है। तो स्कीम किसी काम को करने का एक तरीका होता है। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द है, उसको समझने के बाद आप स्कीम को समझ जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या होगा, स्कीमा होगा। अब स्कीमा क्या होता है, किसी एक वस्तु या एक घटना के संबंध में सभी स्कीमा बनाती हैं। स्कीमा एक मानसिक संरचना है। संरचना या प्रखंड है। यानी स्कीमा क्या होता है, किसी एक वस्तु, यहां पर क्या लिखा है साफ साफ आपके सामने, किसी एक वस्तु या एक घटना के संबंध में सभी प्रकार की स्कीमा बनाती हैं या एक मानसिक संरचना होती है। जैसे बच्चा घर में बैठा, उसके सामने टीवी चलती है, ये टीवी चल रही है और सभी लोग यहां बैठकर टीवी देख रहे हैं।
तो बच्चे ने देखा कि पापा कुछ ऐसा हाथ में पकड़ कर रिमोट जैसा दबा रहे हैं जिससे टीवी पर चीजें बदल रही हैं। तो अब उसका माइंड इस खोज में लग जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जब उसको कभी रिमोट मिलता है तो वो भी उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सही तरीके से वो नहीं दबा पाता। धीरे 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 उसे पता चलता है कि इसमें जो एक रेड बटन है, इस रेड बटन को दबाने से टीवी बंद हो जाती है। तो जब भी उसका मन होता है वो रेड बटन दबा देता, टीवी बंद हो जाती है। यानी बच्चे में एक स्कीम तो बन गई टीवी कैसे बंद की जाती है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत सारी स्कीम बनना बाकी कि चैनल कैसे बदला जाता है, आवाज कैसे बढ़ाई जाती है, कलर कैसे किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें उसे धीरे 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 पता चल गई। जब उसे सारी स्कीम्स पता चल गई तो यानी टीवी चलाने का उसके अंदर क्या बन गया, स्कीमा बन गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी एक वस्तु या एक घटना, कोई टीवी, उसके संबंध में जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स मिलती हैं वो क्या बनाती हैं, स्कीमा बनाती हैं। बच्चा छोटा था, उसने एक गाय देखी, तो गाय देखते ही उसने देखा कि लोग उसे गाय 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 कह रहे हैं, तो उसके संबंध में एक स्कीम बन गई कि ये गाय है। फिर क्या हुआ, उसको पता चला कि ये बछड़ा देती है, बच्चा देती है, एक स्कीम और बन गई। फिर पता चला उसको कि ये दूध देती है, ये पालतू पशु है। यानी बच्चे के अंदर धीरे धीरे गाय का क्या बन रहा है, स्कीमा बन रहा है। तो स्कीमा किसी एक वस्तु या एक घटना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियों का एक समूह होता है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है, जो किसी एक वस्तु या एक घटना के बारे में बनता है। आई होप बात समझे होंगे। यानी बच्चा जब छोटा होता है और पापा को देखता है तो सोचता है, यानी लोग कहते हैं ये पापा, पापा, मम्मी से कहती पापा बोलो पापा, तो बच्चा सिर्फ इतना बोलता है पापा, और उनके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उनके बारे में बहुत सारी जानकारी उसे पता चल रही है कि ये पापा हैं, ये ऑफिस में काम करते, ये हमारे लिए चॉकलेट लाते, ये पैसा कमाते हैं, ये कपड़ा पहनते, ये जूता पहनते, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो ये बहुत सारी जो स्कीम्स बच्चे के अंदर बन रही हैं, जब वो सिस्टमैटिक हो जाती हैं, है ना, यहाँ पर मानसिक क्रमबद्ध मानसिक संरचना, या हम कहें किसी एक वस्तु या घटना के संबंध में सभी क्रमबद्ध स्कीम, यानी वो जब सिस्टमैटिक हो गई तो क्या बनाती हैं, स्कीमा का निर्माण करती हैं। तो स्कीमा एक वस्तु या एक घटना के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों का एक समूह होता है, और वही जानकारी जब बच्चे को एक एक करके प्राप्त होती तो वो क्या कहलाती हैं, स्कीम कहलाती हैं। यानी एक एक जो जानकारी बच्चे को मिल रही है वो क्या है, स्कीम है। और वही सारी जानकारी जब व्यवस्थित हो गई किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, तो बन गया स्कीमा। बहुत अच्छे समझिए स्कीम और स्कीमा का अंतर। किसी, मान लीजिए बच्चा छोटा है और घर में कोई रिश्तेदार आए और रिश्तेदार के हाथ में मिठाई का डिब्बा है, तो जो ही वो रखते हैं बच्चा उसे तुरंत खोलकर खा लेता है। तो मम्मी उसे डांटती है, बेटा नहीं किया जाता किसी के सामने। तो एक स्कीम उसके अंदर डेवलप हो रही है कि जब रिश्तेदार यहां से चले जाए तब इसको खाना चाहिए। फिर क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे इस चीज पैटर्न को समझ जाता है, क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि ये एक मैनर होता है, एक सामाजिक चीज है कि भाई किसी के सामने हम उस चीज को ना यूज करें। तो यानी बच्चा जब उस चीज को सिस्टमैटिकली समझ लेता है तो बनता है स्कीमा। ठीक, तो ये बात स्कीम और स्कीमा का अंतर आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कोशिश की है, बाकी तो आप समझदार हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहां एक चीज और उठती कि सर हमें स्कीमा और संज्ञान में अंतर क्या है, क्योंकि यहां पर लिखा है भौतिक वातावरण से प्राप्त जानकारियां संज्ञान है, और यहां पर भी यही लिखा गया है कि सभी प्रकार की जानकारी मिलकर संज्ञान बनाती, स्कीमा बनाती है। तो भैया एक चीज अंतर होता है कि स्कीमा एक वस्तु या एक घटना के बारे में बनता है और संज्ञान सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास हजारों स्कीमा होते हैं। टीवी चलाने का अलग स्कीमा है, किचन में खाना बनाने का अलग स्कीमा है, बाहर निकलते तो अलग स्कीमा, स्कूल जाने पर अलग स्कीमा। तो व्यक्ति के पास हजारों करोड़ों स्कीमा होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर स्कीम्स बनती हैं, वो स्कीम सिस्टमैटिक होती हैं और स्कीमा का निर्माण करती हैं। तो यानी बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर ये चीजें अपने आप डेवलप होने लगती हैं। तो स्कीम और स्कीमा समझ गए। आते हैं नेक्स्ट शब्द पर। यानी स्कीमा जब बनता है तो बच्चा दो प्रकार के चिंतन करता है। स्कीमा बनते समय बच्चा दो प्रकार के चिंतन करता है। इनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है।
एक चिंतन कहलाता है एसिमिलेशन, एक कहलाता है एकोमोडेशन। अगर इनकी हिंदी की बात करें तो सीटेट के पेपरों ने इनकी हिंदी को बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया है। बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि कभी कभी सीटेट एकोमोडेशन को लिख देता है कुछ और, एसिमिलेशन को कुछ और, कभी वही चीज एसिमिलेशन। तो हिंदी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट इंग्लिश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर हम सीटेट की बात छोड़ दें, बाकी जगह पर इसकी वास्तविक हिंदी देखें तो एसिमिलेशन का मतलब होता है समाविष्टीकरण, समाविष्टीकरण या आत्मसातकरण। और इसको कहते हैं समावेशन या समायोजन। समावेशन ज्यादा बेहतर शब्द है और यहां समाविष्टीकरण ज्यादा बेहतर शब्द है। तो इंग्लिश अगर देखिए, ये बाकी चीजें तो आप हिंदी में पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में ये चीज पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंग्लिश देखकर ही करिए अगर यहां से सवाल बनता है। अब आते हैं सबसे, अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि बच्चा टीवी देख रहा है और सबसे पहले भाई घर के सारे सदस्य बैठ के टीवी देखते हैं। उसने देखा कि पापा रिमोट जैसा कुछ उसके हाथ में है, ब्लैक कलर का लंबा प्लास्टिक का, उसमें कोई बटन दबाते तो टीवी पे अपने आप चीजें बदलती हैं। तो वो क्या करता है, वो भी कोशिश करता है और उसे एक चीज पता चलती है कि ये लाल वाला बटन दबाने से क्या होता है, टीवी बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये ब्लू वाला दबाने से जो है चैनल चेंज हो जाते हैं। तो छोटी छोटी जानकारियां आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, जुड़ रही हैं। तो जानकारियों के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के जुड़ने का जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है, उसे जो है समाविष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझिए, थकान लगने लगती है इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा भी गया है। कोई बच्चा है और उसको बताया गया कि आसमान में चिड़िया उड़ती हैं। उस बच्चे को बताया गया कि आसमान में चिड़िया उड़ती है। उसके पर यही एक स्कीम है, इसके अलावा वो नहीं पता कि आसमान में क्या क्या उड़ता है। लेकिन उसने एक दिन देखा कि आसमान में एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग को उड़ते हुए आसमान में देखा कि भाई एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है। वो तुरंत बोलता है कि आसमान में देखो चिड़िया उड़ रही है। तो पापा कहते हैं बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये पतंग है। तो यानी अब वो दो प्रकार की जानकारी को आपस में जोड़ रहा है कि चिड़िया दूसरे तरीके की होती है, पतंग दूसरे तरीके की होती है, चिड़िया वो थी, पतंग ये है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। यानी एसिमिलेशन दो प्रकार की जानकारियों को आपस में जुड़ने का तरीका है। जैसे बच्चे को हमने बताया सी फॉर काऊ, तो एक स्कीम। फिर हमने बताया कि काऊ हमें मिल्क देती, दो स्कीम। फिर हमने बताया काऊ पालतू पशु है, तीन स्कीम। फिर हमने बताया काऊ को प्यार करना चाहिए, चार स्कीम। तो ये सभी प्रकार की स्कीम आपस में मिल रही तभी तो स्कीमा बनेगा। यहां पर आपको क्या मैंने बताया, स्कीमा बनने के दो तरीके। तो स्कीमा बनने के लिए पुरानी जानकारी में नई जानकारियां मिलती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन। बात समझ में आ गई। लेकिन जब वो जानकारी व्यवस्थित होती है, आप यहां पर इसमें क्या लिखेंगे, पूर्व जानकारी में नवीन जानकारियों का मिलना। ये क्या होता है, एसिमिलेशन। अब ये क्या है, यानी जरूरी नहीं कि हम जानकारी कभी कभी सही मिला लें। बच्चे से कहा गया कि चार पैर वाला जानवर कुत्ता होता है और उसने एक स्कीम बना ली कि भाई चार पैर वाला जानवर कुत्ता होता है।
फिर उसने टेलीविजन खोला और डिस्कवरी पर एक कोई ऐसा कुत्ते जैसा जानवर था, उसने कहा देखो कुत्ता है, तो पापा ने कहा बेटा ये कुत्ता नहीं ये सियार है। तो अब वो सोच रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। दो जानकारी आपस में जुड़ रही है, लेकिन जब वो शुद्ध हो रही है, व्यवस्थित हो रही है, यानी कि जानकारियों का व्यवस्थित होना, जानकारी का व्यवस्थित होना या परिवर्तित होना कि कभी कभी गलत स्कीम बन जाती है तो उसको हम शुद्ध करते हैं, सही करते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकोमोडेशन। क्योंकि एकोमोडेशन का मतलब है समावेशित हो जाना, यानी अब हमारे अंदर बेहतर तरीके से समझ आ गई है, तो किसी चीज की समझ को बेहतर करना समावेशन है, और कई प्रकार की जानकारियों को आपस में जोड़ना एसिमिलेशन है। ऐसे समझिए, फैमिली के सारे मेंबर होते हैं, तो बच्चे को अलग पता है, मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो ये सब क्या है, एसिमिलेशन है। बहुत सारी जानकारियां उसके पास आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब वो व्यवस्थित कर पाता है कि पापा मम्मी की शादी हुई, उनसे हमारे भाई बहन आए, और उनके पिताजी को बाबा कहते हैं, उनके पिताजी को नाना कहते हैं, ये सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो व्यवस्थित क्रम है ये क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाता है, यानी समावेशन कहलाता है। या अगर उसने कोई गलत जानकारी सुन ली है, उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। तो यहां से सवाल यही बनेगा कि नवीन जानकारी में पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी को जोड़ना क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा समाविष्टीकरण। किसी जानकारी को व्यवस्थित करना या परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो आंसर होगा आपका समावेशन। तो बात समझ में आ गई कि भाई किसी जानकारी में नवीन जानकारी को जोड़ना एसिमिलेशन है, शुद्ध करना, परिवर्तित करना, या उसको व्यवस्थित करना एकोमोडेशन है। और एक चीज और यहां पर पियाजे कहते हैं कि बच्चा इनके बीच में कुछ देर चिंतन करता है कि भाई ऐसा तो ही नहीं कि आपने बच्चे से कहा था कि आसमान में चिड़िया उड़ती हैं और आसमान में उसने पतंग उड़ते देखा तो आपने कहा ये पतंग और तुरंत समझ जाएगा ना, हाँ हाँ ये पतंग। ऐसा नहीं है, कुछ देर वो सोचेगा कि यार अभी तक पापा ने कहा था कि आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, अब पापा कह रहे हैं आसमान में पतंग उड़ती है। तो इस चिंतन को, जहां ना वो पतंग को पूरी तरीके से समझ पा रहा है, ना वो चिड़िया को पूरी तरीके से समझ पा रहा है, इसे इक्विलिब्रियम यानी कि कहते हैं साम्य धारण, ये दोनों के बीच की प्रक्रिया होती है, जहां पर बच्चा किसी एक तरफ नहीं जा पाता, वो दोनों में बराबर रहता है। किसी एक तरफ यानी कि उसको ये भी पता है कि आसमान में चिड़िया उड़ती है, उसे ये भी पता आसमान पतंग उड़ती, लेकिन चिड़िया और पतंग में अंतर क्या है, कैसे उसे डिफाइन करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये वो नहीं जान पाया है, तो इसको साम्य धारण कहते हैं। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए कि बच्चे का जो स्कीमा बनता है, तो पहले छोटी छोटी स्कीम्स आपस में मिलती हैं, फिर उन स्कीम को बच्चा इक्विलिब्राइट करता, थोड़ा सा व्यवस्थित करता, और जब व्यवस्थित हो जाती तो क्या कहलाता है, वो समावेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक दो एग्जांपल और आपको बताते हैं कि बच्चा छोटा है और उसने पहली बार चाय पी, तो उसे चाय गर्म लगी और मुंह उसका जल गया, तो बच्चे में एक स्कीम बन जाती कि चाय गर्म होती है। फिर उसने किसी दिन और चाय पी तो उसको चाय ठंडी लग गई, तो उसने चाय पी ली, तो ये दो जानकारी उसको मिल गई कि हाँ चाय गर्म भी होती है और चाय ठंडी भी होती, तो ये क्या कहलाएगा, दो जानकारी मिली, ये समाविष्टीकरण है। लेकिन अब वो सोचता है कि कब चाय गर्म होती कब चाय ठंडी होती, ऐसा तो नहीं एक चीज दो जगह होगी, तो ये साम्य धारण है। और जब उसे पता चल गया कि जब चाय बनकर हम तुरंत पिएंगे तो गर्म लगेगी और थोड़ी देर में पिएंगे तो ठंडी लगेगी, तो ये एकोमोडेशन है। इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। तो ये समाविष्टीकरण, समावेशन और साम्य धारण। तो अब आप कितने शब्द पियाजे संबंधी समझ गए, फिर से दोबारा वहीं पुराने बात पे चलते हैं। संज्ञान का मतलब भौतिक वातावरण से प्राप्त सभी जानकारियां, क्योंकि भौतिक वातावरण से जानकारी प्राप्त करना ही बुद्धि का काम है। उसके बाद स्कीम पर आते हैं, किसी जानकारी की एक इकाई जो समाविष्टीकरण में मिलती है, अभी वही बात आगे चर्चा चल रही है। और स्कीमा एक वस्तु या एक घटना के बारे में सभी जानकारी। अब वो जानकारियां जुड़ती कैसे हैं, तो दो तरीके यहां पर हैं, या तो वो समाविष्ट होती है और फिर उसके बाद वो समावेशित होती हैं, और इनके बीच में बच्चा जो चिंतन करता है वो क्या कहलाता है, साम्य धारण। ठीक है, इतनी बात समझ में आपकी आ गई होगी। आपने कितने शब्द सीख लिए, संज्ञान, स्कीम्स,
स्कीमा समाविष्टीकरण समावेशन और साम्य धारण। 1 2 3 4 5 6 6 शब्द सीख लिए हम लोगों ने। अगले शब्दों पर आते हैं। देखिए, पियाजे ये मानते थे कि जो बच्चों में तर्क होता है, तर्क वो 7 वर्ष के बाद आता है। ठीक, कभी कभी अगर सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाए कि पियाजे का मानना था बच्चों में तर्क कितने वर्ष के बाद आता, तो आंसर आपका होगा 7 वर्ष के बाद। कौन सा तर्क है, मूर्त है अमूर्त है, वो आगे चर्चा होगी। हालांकि यहां पर हम आपको बता दें 7 वर्ष के बाद बच्चे में केवल मूर्त तर्क ही आ पाता है। ठीक, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों में 7 वर्ष के बाद तर्क आता है, लॉजिक आता है। अब ये तर्क किसे कहते हैं, तो इसको भी पियाजे ने डिफाइन किया है कि तर्क का मतलब होता है कार्य कारण संबंध। तर्क का मतलब क्या होगा, कार्य कारण संबंध। कि जब कोई बच्चा कार्य कारण संबंध बना ले तो समझ लीजिए वो तर्क करने लगा। अब आप कहेंगे ये कार्य कारण संबंध क्या होते हैं, तो बिल्कुल अच्छा बात, आपका क्वेश्चन पूछना बनता है। तो एक बार यहां से सवाल भी पूछा गया है कि लड़की कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो धूप क्या है, कारण है, कार्य क्या हो रहा है, कपड़े सूखना, और बच्ची ने संबंध बना लिया कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसी को कहते हैं तर्क। जैसे हम आपसे कहें कि जुलाई में बहुत गर्मी होती है ना, कि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना, मेहनत करोगे तो सफल होगे, परिवार की सेवा करनी चाहिए, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, कार्य कारण संबंध हैं, और इसी को तर्क कहते हैं। तो ये बच्चे में कब आता है, तो पियाजे कहते हैं ये बच्चे में आता है 7 साल के बाद। तो चूंकि तर्क 7 साल के बाद आता है, इसलिए उससे पहले बच्चे में कुछ समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे पहली समस्या होती है 7 वर्ष के पहले संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव। बच्चे में कंजर्वेशन का गुण नहीं बन पाता, वो संरक्षित नहीं कर पाता किसी चीज को वास्तव में, कि भौतिक रूप से जो चीज दिख रही वही वास्तविक रूप से होगी। जैसे बच्चे को अगर आपने घर में कोई 5 साल का एक व्यक्ति है, एक घर में 5 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है, लेकिन है क्या, 8 साल वाला बच्चा ज्यादा लंबा है, 5 साल वाला बच्चा थोड़ा कम लंबा है। और आप बच्चे से पूछिए कि बड़ा कौन है, तो बच्चा फटाक से कहेगा, सॉरी मैं उल्टा बता गया थोड़ा सा, एक घर में 5 साल का बच्चा है और एक घर में 8 साल का बच्चा है, लेकिन अंतर क्या है, 5 साल वाला थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया और 8 साल वाला कम लंबा हुआ। और आप बच्चे से पूछो कि भाई बड़ा कौन है, तो आपसे अगर हम पूछे बड़ा कौन है तो आप तुरंत बता दोगे 8 साल वाला बड़ा है, क्योंकि आपके पास क्या है, तर्क है। लेकिन वो बच्चा तर्क नहीं जानता, वो सिर्फ ये जानता है कि लंबे वाले को बड़ा कहे तो तुरंत कहेगा ये बड़े हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर संरक्षण नहीं आ पाया, किसका, आयु का संरक्षण नहीं आ पाया है, लंबाई का संरक्षण नहीं आ पाया है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे के अंदर माप तोल की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाई है कि भाई 8 साल और 5 साल में 8 साल वाला ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसने लंबे वाले को कह दिया ये बड़ा है। ऐसे गुण को क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव। यानी जहां पर बच्चा वस्तुओं के भौतिक गुणों को, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, वस्तुओं के भौतिक गुणों को ना समझकर उनके बाह्य आकार को समझना। यानी वो गुण नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ आकार को समझकर आंसर दे रहा है। इसीलिए उसने छोटे वाले, अब एक बच्चे को कुछ सिक्के दो और एक नोट दो, भाई एक ऐसे छोटा बच्चा है उसके पास आपने ऐसे 8-9 सिक्के रख दिए, ऐसे ढेर सारे सिक्के रख दिए, और एक आपने 500 की नोट रख दी, और आपने बच्चे से कहा आपको क्या उठाना है, तो बच्चा फटाक से सिक्के उठा लेगा, क्योंकि उसको लगता है ये ज्यादा हैं, ये ज्यादा हैं।
तो ज्यादा वाली चीज को उठा लेगा, और जबकि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत 500 की नोट उठाओगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे में तर्क नहीं है, इसलिए मुद्रा का संरक्षण उसके अंदर नहीं आ पाया है कि 500 रुपए ज्यादा होते हैं बनस्पत सिक्कों के। तो मुद्रा का संरक्षण नहीं आ पाया है, वो वस्तुओं के भौतिक गुणों को, यानी कि वो पैसे के गुण को न जानकर केवल बाह्य आकार को समझ रहा है। तो बाह्य आकार को समझने का जो समस्या है वो क्या कहलाती है? संरक्षण का अभाव। ये कब तक बच्चे में पाया जाता? 7 साल से पहले। क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चे में तर्क नहीं होता। समझ में बात आ गई होगी, ठीक। अब जब बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है, ठीक, उसी समय एक समस्या बच्चे में और बन जाती है, और वो समस्या कहलाती है पलटावी की समस्या। पलटावी की समस्या। अभी पलटावी की समस्या क्या होती है? देखिए, पलटने का मतलब जैसे मान लीजिए एक बच्चा यहां से और इधर को जा रहा है, और आपने कहा वापस आओ, तो वो उसी बिंदु से अगर वापस आ गया तो इसे पलटना कहते हैं। लेकिन अगर वो इधर से आया तो उसे घूमना कहते हैं। तो 7 वर्ष के पहले बच्चे अपने विचारों को उसी दिशा में मोड़ नहीं पाते। आपने बच्चे से कहा कि बच्चे के बारे एक स्कीम बन गई कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आप बच्चे से पूछो दिल्ली किसकी राजधानी है, तो शायद बच्चा ना बता पाए, क्योंकि उसके अंदर पलटावी की समस्या है। वो इस बिंदु को पलट नहीं पा रहा है। या जैसे उसने सुन लिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, अब जब आप उससे पूछो कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो इसको नहीं बता पाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। वो थोड़ा सोचेगा, विचारेगा, और फिर कहीं जाके तोड़ मोड़ के आंसर देने की कोशिश करेगा। तो एक बिंदु से वापस उसी जगह पर ना आ पाना, पलटावी की समस्या का मतलब क्या हुआ? किसी एक बिंदु से आगे जाकर वापस उसी दिशा में ना आ पाना, यह क्या कहलाता है? पलटावी की समस्या। यानी बच्चा पलट नहीं पाता अपने विचारों को, बच्चा बदल नहीं पाता अपने विचारों को। अब संरक्षण का अभाव पलटावी की समस्या से रिलेटेड एक बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, जिससे आप दोनों चीजें समझ पाएंगे। यह सवाल पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि एक मैडम ने क्लास में 2 ग्लास दिखाए, एक ग्लास ये है और एक ग्लास ये है, दोनों की माप बराबर है। मान लीजिए हम कहें कि दोनों 1-1 लीटर के ग्लास हैं, 1 लीटर का ये ग्लास था और 1 लीटर का 1 लीटर एंड 1 लीटर, और दोनों में उन्होंने जूस भरा या पानी भरा। तो इसे इतना भर दिया, ठीक, और इसे इतना भर दिया, और फिर उन्होंने पूछा कि किस जार में जूस ज्यादा है, कि और दोनों में आधा लीटर डाला है, आधा लीटर डाला तो ये इतना भर गया, ये इतना नहीं भरेगा, सॉरी थोड़ा सा इसको हम कम कर दें, इतना भरेगा, ठीक। उन्होंने कहा कि किस जार में जूस ज्यादा है, तो सारे बच्चे कहने लगे मैम इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, क्योंकि उनको यहां दिख रहा है कि ये वाला तो इतना ही रह गया, ये थोड़ा ऊपर है तो इसमें ज्यादा है। तो बच्चा इसलिए ये क्यों कह पाया? क्योंकि बच्चे में आयतन के संरक्षण का अभाव है। ठीक बात समझिएगा, बच्चे में आयतन के संरक्षण का अभाव है, इसलिए बच्चा अपने विचारों को पलट नहीं पाया, और उसके अंदर जो समस्या आई वो क्या आई? पलटावी की समस्या। यानी संरक्षण के अभाव के कारण पलटावी की समस्या प्रदर्शित होती है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि 7 साल तक बच्चों में तर्क नहीं आता, इसलिए बच्चों में संरक्षण का अभाव पाया जाता है, और संरक्षण के अभाव के कारण बच्चे अपने विचारों को उसी दिशा में मोड़ नहीं पाते, घुमा नहीं पाते, जिससे पलटावी की समस्या कहते हैं। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई समस्या आपकी रह भी जाती है तो बाद की क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे। इसे इंग्लिश में प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, कि भाई बच्चे को आपने बता दिया कि 2 + 2 4 है, अब उससे कहो कि 4 को 2 भागों में बांटो तो नहीं बांट पाएगा।
यहां तो जानता है 2 + 2 4 है, लेकिन आपने कहा इस 4 को 2 भागों में बांटो, तो यानी उसी बिंदु को वापस नहीं बच्चा दोहरा पाएगा कि 2 को अलग बांट दे। इसको क्या कहते हैं? पलटावी की समस्या। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चे में जोड़ और घटाने के संरक्षण का अभाव है। बात समझ गए होंगे। अब शब्द कितने हमने पढ़ लिए? ये 7 और ये 8। ठीक, अब आते हैं। देखिए पियाजे कहते हैं कि 7 साल तक जो बच्चा होता है वो जो भी चिंतन करता है, यहां से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। 9 नंबर का पॉइंट क्या होगा? एक चिंतन होता है आत्म केंद्रित चिंतन। आत्म केंद्रित चिंतन, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग। अब ये आत्म केंद्रित चिंतन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। आत्म का मतलब स्वयं, केंद्रित का मतलब जिस पर टिके रहना। यानी 7 साल तक जो बच्चा होता है उसके अंदर तर्क नहीं होता, इसलिए वो हर एक चीज का अर्थ अपने अनुसार लगाने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हर एक चीज का अर्थ अपने अनुसार लगाने की कोशिश करता है कि अगर टीवी चल रही है तो उसे ये नहीं पता है कि टीवी में अगर कोई सास बहू की लड़ाई हो रही है तो है क्या, वो एक फैंटेसी है, वो एक काल्पनिक चीज है, उसमें डायरेक्टर के द्वारा ऐसा किया गया है, वो उसका अपने आप मीनिंग लगाने की कोशिश करता है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि 7 वर्ष तक बच्चे, 7 वर्ष तक बच्चे अपने अनुसार चिंतन करते हैं, अपने स्वयं के अनुसार चिंतन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित चिंतन। अब ध्यान दीजिए, भाषा का निर्माण किससे होता है? तो पियाजे ने कहा भाषा का निर्माण चिंतन से होता है। तो भैया जब 7 साल तक चिंतन आत्म केंद्रित है तो भाषा भी क्या होगी? भाषा भी तो आत्म केंद्रित होगी, जिसे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा। कि जब भाषा आती चिंतन से है और 7 साल तक चिंतन आत्म केंद्रित है तो भाषा भी क्या होगी? भाषा भी आत्म केंद्रित होगी। तो चिंतन से भाषा आती है, इसलिए 7 साल तक भाषा भी क्या रहती है? अहम केंद्रित होती है। यानी बच्चा जो बोलता है वो अपने स्वयं के चिंतन के अनुसार बोलता है। जैसे उसने किसी फूल को देखा और फूल को देखकर कहा कितना खूबसूरत फूल है, ठीक, तो बच्चे ने चिंतन किया होगा कि कितना खूबसूरत है, इसने उसने बोल दिया। और उस बच्चे से पूछो बताओ कितना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती बयां करो, इसमें क्या आपको खूबसूरत लगा, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई चिंतन ही उसके पास नहीं है। यानी किसी भी वस्तु या घटना के बारे में बच्चे का चिंतन उसका अपना चिंतन होता है, और उसको व्यक्त करने के लिए जो तरीके वो अपनाता है वो कहलाती है अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, अहम केंद्रित भाषा जो अहम केंद्रित चिंतन से आती है। यानी बच्चों द्वारा प्रयुक्त वह भाषा जो उनके चिंतन का परिणाम होती है अहम केंद्रित भाषा कहलाती है, ईगो सेंट्रिज्म लैंग्वेज कहलाती है, जो 7 वर्ष तक बच्चे करते हैं। तो ये 10वां शब्द भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, कितने शब्द पढ़ लिए? 6 नंबर पर साम्य धारण, 7 नंबर पर संरक्षण का अभाव, 8 नंबर पर पलटावी की समस्या, 9 नंबर पर आत्म केंद्रित चिंतन, 10 नंबर पर अहम केंद्रित भाषा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक संरक्षण के अभाव से अहम केंद्रित भाषा तक अगर देखें तो ये समस्याएं बच्चे में आई क्यों? क्योंकि बच्चे में क्या नहीं था? तर्क नहीं था। और अभी मैंने बताया तर्क आता कितने साल के बाद है?
7 वर्ष के बाद। तो यानी ये सारी समस्या 7 वर्ष तक ही रहेंगी। 7 वर्ष होते ही यानी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, संरक्षण का अभाव खत्म होकर संरक्षण का गुण आ जाता है, पलटावी की समस्या समाप्त होकर पलटावी का गुण आ जाता है, अहम केंद्रित चिंतन समाप्त हो जाता है और अहम केंद्रित भाषा समाप्त हो जाती है। और जब ये सब कुछ 7 साल के बाद समाप्त हो जाता है तो बच्चे का चिंतन क्या हो जाता है? बच्चे का चिंतन हो जाता है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि विकेंद्रित चिंतन हो जाता है। तो ये 11 शब्द थे जो आपको समझने थे। तो 7 साल के बाद बच्चे में जो ही तर्क आता है तो आत्म केंद्रित चिंतन की जगह पर कौन सा चिंतन बच्चा करने लगता है? विकेंद्रित चिंतन करने लगता है, डिसेंट्रलाइज्ड चिंतन करने लगता है और उसमें तर्क आ जाता है और ये सारी की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो आपने समझा संज्ञान, स्कीम्स, स्कीमा, समाविष्टीकरण, समावेशन, साम्य धारण, संरक्षण का अभाव, पलटावी की समस्या, आत्म केंद्रित चिंतन, अहम केंद्रित भाषा और विकेंद्रित चिंतन। अब इन सबको हम आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तब आपकी समझ में आएगा बढ़िया से। संज्ञान क्या हुआ? तो आप कहेंगे भाई कि सभी प्रकार की जो जानकारियां हमारे पास हैं वो क्या कहलाती हैं? संज्ञान कहलाती हैं। वो जानकारी कैसे हमने प्राप्त की? तो एक एक जानकारी क्या थी? स्कीम थी। एक वस्तु या एक घटना के बारे में जो जानकारियां थी वो उसका क्या बनाती हैं? स्कीमा बनाती हैं। जब जानकारियां आपस में मिलती हैं तो समाविष्टीकरण कहते हैं, व्यवस्थित होती तो समावेशन कहते हैं। उनके बीच जो बच्चा चिंतन करता है वो साम्य धारण कहलाता है। 7 साल तक बच्चे में तर्क नहीं होता, इसलिए संरक्षण का अभाव होता है, इसलिए पलटावी की समस्या होती है, चिंतन आत्म केंद्रित होता है, भाषा भी आत्म केंद्रित होती है। लेकिन जब 7 साल होते हैं तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाती है और बच्चे का चिंतन विकेंद्रित हो जाता है। अब आखिरकार पियाजे इन सब शब्दों के द्वारा बताना क्या चाहते थे? तो लास्ट में फिर हम चलते हैं जहां से शुरुआत की थी कि बुद्धि का काम, बुद्धि का कार्य अनुकूलन करना है, अनुकूलन करना है। यहीं से तो बात को शुरुआत की थी आज हमने। तो अनुकूलन करना बुद्धि का काम होता है। अब ये जो अनुकूलन है और इसका अर्थ हमने आपको बताया, इसका अर्थ क्या था? भौतिक विश्व से, भौतिक विश्व से जानकारियों को लेना या जानकारियों का ग्रहण करना, जानकारी को ग्रहण करना। लेकिन जानकारी बच्चा ग्रहण करेगा कैसे? किस स्टेज में कौन सी जानकारियां आती हैं, कैसे वो करेगा? तो ये हम आपको बताएंगे जब पियाजे के स्टेज पढ़ाएंगे। तो यहां पर भौतिक विश्व से बच्चा जानकारियों को ग्रहण कर रहा है, यानी वो क्या, उसकी बुद्धि क्या कर रही है? अनुकूलन कर रही है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं अनुकूलन से रिलेटेड हैं। यानी अनुकूलन कैसे होगा? जब संज्ञान, अनुकूलन के द्वारा संज्ञान होगा और एक एक जानकारी स्कीम्स है, स्कीमा है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वही पॉइंट पर आ गई। तो ये पियाजे के सिद्धांत में आने वाले 11 शब्द हैं। जब हम लोग पियाजे का सिद्धांत अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इन 11 शब्दों का यूज बताएंगे और किस स्टेज में कौन सी विशेषताएं होती हैं, जहां से एक सवाल बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 11 शब्द हैं जो आपको समझ लेने चाहिए, आपने अच्छे समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पियाजे के सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए राम राम।